उपराष्ट्रपति का पद, ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा पद है। जो सरकारी वरीयता क्रम होता है ना, मतलब ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, उसमें भी राष्ट्रपति के ठीक बाद। और ये बात साफ है कि इसकी प्रेरणा अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद से ली गई है। अच्छा, प्रेरणा अमेरिकी है, पर चुनाव प्रक्रिया क्या वो भी वैसी है? सुनने में आया है कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, मतलब आम लोग वोट नहीं करते। सही है, उपराष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती। इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? संसद के दोनों सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी सदस्य मतलब चुने हुए भी और नॉमिनेटेड वाले भी? जी हाँ, यही खास बात है। इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के सांसद वोट डालते हैं। अच्छा, तो ये राष्ट्रपति चुनाव से अलग हुआ फिर? क्योंकि मुझे जहां तक याद है, राष्ट्रपति चुनाव में नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डालते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक बड़ा अंतर है। और दूसरा अंतर भी है, राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य मतलब एमएलएज भी वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यों के सदस्य यानी एमएलएज शामिल नहीं होते। ये तो काफी बड़ा अंतर है। तो इसका कारण क्या बताया गया? संविधान बनाने वाले ऐसा क्यों चाहते थे? हाँ, देखिए, इस पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्पष्टीकरण दिया था। उनका तर्क था कि राष्ट्रपति जो हैं वो पूरे देश के प्रमुख हैं। उनकी शक्तियां केंद्र और राज्यों दोनों तक फैली हैं। इसलिए उनके चुनाव में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, ताकि वो सच में पूरे संघ के प्रतिनिधि लगें। और उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति का जो मुख्य काम है वो तो राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। वो राष्ट्रपति का काम तभी संभालते हैं जब कोई खास स्थिति हो, और वो भी अस्थायी तौर पर। तो संविधान निर्माताओं को लगा कि उनके चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं की भागीदारी उतनी जरूरी नहीं है। उनका काम ज्यादातर केंद्र के स्तर पर संसद के उच्च सदन से जुड़ा है। समझ गए, मतलब काम के हिसाब से चुनाव की प्रक्रिया तय की गई। ये तर्क तो काफी स्पष्ट है। और चुनाव का तरीका क्या है? क्या वो राष्ट्रपति चुनाव जैसा ही है? हाँ, तरीका बिल्कुल वैसा ही है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के हिसाब से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए। और वोटिंग गुप्त होती है, सीक्रेट बैलेट से। और अगर मान लीजिए चुनाव को लेकर कोई विवाद खड़ा हो जाए, कोई नतीजा मानने से इनकार कर दे? ऐसे सभी मामले, कोई भी शक या विवाद, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनता है और फैसला करता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो फाइनल माना जाता है। अच्छा। हाँ, और एक और दिलचस्प बात, मान लीजिए वोटिंग के समय संसद में कुछ सीटें खाली थी, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था, तो सिर्फ इस आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी चुनाव रद्द नहीं होगा? नहीं। और एक और सुरक्षा कवच है, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी का उपराष्ट्रपति चुनाव अवैध घोषित कर भी दिया, तो उस फैसले से पहले उस व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति के तौर पर जो भी काम किए ना, वो मान्य रहेंगे, वो रद्द नहीं होंगे। अच्छा, ये तो सिस्टम में एक तरह की स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ताकि काम ना रुके। चलिए अब योग्यताओं पर आते हैं। कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है? क्या शर्तें हैं? जी, तो कुछ बुनियादी शर्तें हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो। तीसरा, उसमें वो सारी योग्यताएं हों जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए होती हैं। और ये वो लाभ का पद वाली शर्त भी होती है शायद? हाँ बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त यह है कि वो व्यक्ति किसी लाभ के पद पर यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई लोकल बॉडी हो या कोई और पब्लिक अथॉरिटी। पर इसमें कुछ छूट भी तो है, जैसे अगर कोई पहले से मंत्री या राज्यपाल हो। हाँ, बिल्कुल सही। अगर कोई व्यक्ति मौजूदा राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है या केंद्र या राज्य में मंत्री है, तो उसे लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इसलिए ये लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और चुनाव लड़ने के लिए नामांकन कैसे होता है? क्या कोई भी जाकर पर्चा भर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम 20 सांसद बतौर प्रस्तावक प्रपोजर होने चाहिए और 20 दूसरे सांसद बतौर अनुमोदक सेकेंडर होने चाहिए। अच्छा, यानी 40 सांसदों का समर्थन चाहिए सिर्फ नॉमिनेशन के लिए? जी, और इसके अलावा उम्मीदवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपए की जमानत राशि भी जमा करनी होती है। ठीक है, तो ये योग्यताएं और प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवार बनते हैं। फिर पद संभालने से ठीक पहले शपथ भी होती होगी? निश्चित रूप से पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेना जरूरी है। शपथ में मुख्य तौर पर वो 2 बातें कहते हैं। एक, कि वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, और दूसरा कि वो अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे। और ये शपथ दिलाता कौन है? ये शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं।
या फिर राष्ट्रपति अपनी तरफ से किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं ये काम करने के लिए। पद संभालने के बाद भी कुछ शर्तें लागू रहती हैं, जैसे क्या वो सांसद या विधायक बने रह सकते हैं? नहीं, संविधान साफ कहता है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा सदस्य उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो जिस दिन वो पद संभालेंगे उसी दिन से उनकी सदन की सीट खाली मान ली जाएगी। और दूसरा, वो कोई और लाभ का पद भी धारण नहीं कर सकते। जी हाँ, ये दूसरी शर्त है। अब कार्यकाल की बात करते हैं। सामान्य तौर पर कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 साल का, जिस दिन से वो पद ग्रहण करते हैं। और क्या वो इससे पहले भी पद छोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो कभी भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर पद छोड़ सकते हैं। और क्या उन्हें हटाया भी जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है वैसा कुछ? उन्हें हटाया तो जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी अलग है। उसके लिए कोई फॉर्मल महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं होती। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन लाना होता है। सिर्फ राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं? नहीं, ये प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है और इसे पास करने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, ये क्या होता है? इसका मतलब है इफेक्टिव मेजॉरिटी, यानी उस समय राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, खाली सीटों को हटाकर उसका बहुमत। मान लीजिए 245 की स्ट्रेंथ है पर 5 सीटें खाली हैं, तो 240 का बहुमत चाहिए होगा, 121 वोट। अच्छा, और लोकसभा का क्या रोल है इसमें? राज्यसभा से पास होने के बाद उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति जरूरी है, लेकिन लोकसभा में सिर्फ साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी काफी है। मतलब जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनका बहुमत। और क्या प्रस्ताव लाने से पहले कोई नोटिस देना होता है? हाँ, कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देना जरूरी है। क्या संविधान में हटाने का कोई आधार भी बताया गया है? जैसे राष्ट्रपति के लिए तो संविधान का उल्लंघन है। ये एक दिलचस्प बात है। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसा कोई खास आधार, कोई ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया है। अच्छा, और अगर 5 साल पूरे हो जाएं, लेकिन नया उपराष्ट्रपति अभी ना चुना गया हो, तब वो अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी आकर पद संभाल न ले, भले ही 5 साल से ज्यादा हो गए हों। क्या वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो कितनी भी बार चुने जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। पद खाली होने के और क्या कारण हो सकते हैं? कार्यकाल पूरा होने, इस्तीफा देने या हटाए जाने के अलावा? जी, और भी कारण हो सकते हैं, जैसे पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाना। कृष्णकांत जी पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाएं, या उनका चुनाव ही सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे। और जब पद खाली होता है तो उसे भरने की क्या व्यवस्था है? चुनाव कब होता है? अगर पद खाली हो रहा है क्योंकि कार्यकाल पूरा हो रहा है, तब तो चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो जाना चाहिए। लेकिन अगर पद अचानक खाली होता है, इस्तीफा, मृत्यु, हटाए जाने या किसी और कारण से, तो चुनाव रिक्ति होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कराया जाना चाहिए, as soon as possible। और जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है या पूरे 5 साल के लिए? नहीं, वो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद धारण करता है। ठीक है, तो ये तो हुई चुनाव, योग्यता और कार्यकाल की बातें। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, उपराष्ट्रपति की शक्तियां और उनके काम क्या हैं। कहा जाता है कि उनकी दोहरी भूमिका है। हाँ बिल्कुल, उनकी भूमिका दोहरी है, डुअल रोल है। पहली और सबसे नियमित भूमिका है राज्यसभा के पदेन सभापति होना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसका सीधा मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही उस पद पर होने के नाते राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। तो इस रोल में वो क्या करते हैं? इस भूमिका में उनकी शक्तियां और काम काफी हद तक लोकसभा के स्पीकर जैसे ही होते हैं। सदन की कार्यवाही चलाना, व्यवस्था बनाए रखना, नियमों का पालन करवाना, वोटिंग करवाना वगैरह। ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भूमिका से भी मिलता जुलता है, क्योंकि वो भी वहां सीनेट यानी उनके उच्च सदन के सभापति होते हैं। अच्छा, तो पहली और मुख्य भूमिका राज्यसभा के चेयरमैन की है, लेकिन दूसरी भूमिका क्या है? क्या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भी उनका कोई रोल है? जी हाँ, यही उनकी दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका आती है। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, मान लीजिए इस्तीफा दे दिया या महाभियोग से हटा दिए गए या मृत्यु हो गई, तब उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट, लेकिन कितने समय के लिए? ये जरूरी बात है। वो इस भूमिका में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही रह सकते हैं।
कानून ये कहता है कि 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। क्या ऐसा हुआ है कभी भारत में? हाँ, हुआ है। जैसे जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ, तब उपराष्ट्रपति वीबी गिरी ने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम संभाला था। और बाद में जब फखरुद्दीन अली अहमद जी का निधन हुआ, तब बीडी जत्ती जी ने। एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने के अलावा क्या वो राष्ट्रपति के सामान्य कामकाज में भी मदद करते हैं, अगर राष्ट्रपति बीमार हो या विदेश गए हों? हाँ, वो भी एक स्थिति है जब मौजूदा राष्ट्रपति मान लीजिए बीमार हैं या विदेश यात्रा पर हैं या किसी और वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे, तब उपराष्ट्रपति उनके कामों का निर्वहन करते हैं। मतलब वो प्रेसिडेंट्स के फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने से थोड़ा अलग है। इसमें पद खाली नहीं होता, बस राष्ट्रपति अस्थायी रूप से काम नहीं कर पाते। इसका भी कोई उदाहरण है? जी, जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जब उपराष्ट्रपति थे, तब उन्होंने 2 बार ऐसा किया था। एक बार जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूएसएसआर की यात्रा पर गए थे और एक बार जब वो गंभीर रूप से बीमार थे। ये जानना महत्वपूर्ण है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तब क्या वो राज्यसभा के सभापति का काम भी करते रहते हैं? नहीं, जब उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं या राष्ट्रपति के फंक्शंस डिस्चार्ज करते हैं, उस दौरान वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी नहीं निभाते। उस समय राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन राज्यसभा के उपसभापति यानी डिप्यूटी चेयरमैन करते हैं। समझ गए। अब जरा वेतन और भत्तों की बात कर लेते हैं। क्या उपराष्ट्रपति पद के लिए संविधान कोई अलग से वेतन तय करता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। संविधान ने उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके लिए अलग से कोई वेतन या भत्ता तय नहीं किया है। सच में? तो फिर उन्हें वेतन कैसे मिलता है? उन्हें जो नियमित वेतन मिलता है वो असल में राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते मिलता है। अच्छा, तो वेतन उपराष्ट्रपति होने का नहीं बल्कि राज्यसभा का चेयरमैन होने का मिलता है। ये बात तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो ये वेतन कितना होता है आजकल? 2018 में से बढ़ाया गया था। अब ये 4 लाख रुपए प्रति माह है। पहले ये 1.25 लाख के करीब था। और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का क्या प्रावधान है? 2008 में एक बदलाव हुआ था। अब सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति को उनके वेतन का 50% प्रति माह पेंशन मिलती है। वेतन और पेंशन के अलावा और क्या सुविधाएं मिलती हैं? उन्हें रोज का भत्ता मिलता है, दिल्ली में रहने के लिए मुफ्त फर्निश्ड घर मिलता है, मेडिकल ट्रैवल और दूसरी कई सुविधाएं मिलती हैं जो संसद समय समय पर तय करती है। लेकिन एक सवाल है, जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करते हैं तब उन्हें कौन सा वेतन मिलता है, चेयरमैन वाला या राष्ट्रपति वाला? नहीं, उस दौरान उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन वाला वेतन या भत्ता नहीं मिलता। तब उन्हें राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन और भत्ता ही मिलता है। ठीक है। अब थोड़ी तुलना करते हैं भारतीय और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की। कहा जाता है कि हमारा पद अमेरिकन मॉडल पर आधारित है, पर एक बड़ा अंतर भी है। हाँ, मॉडल भले ही अमेरिकी है, लेकिन एक बहुत ही बुनियादी फंडामेंटल अंतर है। अमेरिका में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं। मतलब मान लीजिए 4 साल के टर्म में 2 साल बाद पद खाली हुआ तो उपराष्ट्रपति अगले 2 साल के लिए फुल प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और भारत में? भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद खाली होने पर सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, और वो भी तब तक जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। और चुनाव 6 महीने के अंदर होना जरूरी है। वो बचे हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बनते, बस एक अस्थायी व्यवस्था है। तो इस अंतर और जैसा हमने देखा सीधी कार्यकारी शक्तियों की कमी को देखते हुए क्या इस पद के महत्व पे कभी सवाल उठे हैं? हाँ, बिल्कुल उठे, क्योंकि संविधान ने उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्हें कोई बहुत सीधे महत्वपूर्ण काम नहीं सौंपे हैं। उनकी मुख्य भूमिका राज्यसभा संचालन की है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने तो मजाक में उन्हें हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस तक कह दिया है। उनकी अनावश्यक महामहिम, ये तो काफी कठोर टिप्पणी लगती है। हाँ, ये शायद उनकी सीधी कार्यकारी शक्तियों की कमी को दिखाता है। लेकिन क्या ये पद वाकई अनावश्यक है? शायद नहीं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, इस पद का एक बड़ा मकसद भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरता यानी पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में एक संवैधानिक उत्तराधिकारी तैयार रहता है। ये तो है, एक तरह का सेफ्टी वाल्व। बिल्कुल। और राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण सदन की अध्यक्षता करना भी कोई छोटा काम नहीं है, खासकर आज के राजनीतिक माहौल में। तो महत्व शायद सीधे पावर में ना होकर सिस्टम की स्थिरता और संसदीय प्रक्रिया को चलाने में है। हमारे स्रोत में कुछ पुराने चुनावों के आंकड़े भी दिए गए थे, क्या उनमें कुछ खास दिखा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार, जस्टिस एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध चुने गए थे। ये दिखाता है कि कई बार इस पद के लिए आम सहमति भी बन जाती है और कई बार मुकाबला भी होता है। हाँ, बिल्कुल।
जैसे 2017 के चुनाव का उदाहरण दिया गया है, जहां वेंकैया नायडू जी को 516 वोट मिले थे और विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी जी को 244। और अंत में संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं जो खास तौर पर उपराष्ट्रपति पद से जुड़े हैं? हाँ, मुख्य रूप से अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति पद से ही संबंधित हैं। जैसे अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में उनके राज्यसभा के सभापति होने की बात है। 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके काम करने का जिक्र है। 66 में चुनाव प्रक्रिया है। 67 में कार्यकाल। 69 में शपथ। ये सारे अहम पहलू इन्हीं अनुच्छेदों में कवर होते हैं। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटे तो उपराष्ट्रपति संवैधानिक वरीयता में दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, उनका चुनाव सांसद करते हैं, चुने हुए भी और मनोनीत भी, पर विधायक नहीं। ये राष्ट्रपति चुनाव से अलग है। और उनका मुख्य काम राज्यसभा चलाना है, जिसके लिए उन्हें वेतन मिलता है। राष्ट्रपति न होने पर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, पर सिर्फ नए चुनाव होने तक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरह पूरे बचे कार्यकाल के लिए नहीं। बिल्कुल सही। ये सारे पहलू मिलकर इस पद की एक बहुत ही अनूठी तस्वीर बनाते हैं भारतीय सिस्टम में। ये जानकारी वाकई भारतीय शासन प्रणाली की बारीकियों को समझने में मदद करती है। ये दिखाती है कि कैसे संविधान ने संतुलन बनाने की कोशिश की है, शक्ति का, प्रतिनिधित्व का और निरंतरता का। हाँ, भले ही इस पद की सीधी कार्यकारी शक्तियां सीमित लगें, लेकिन इसका अपना एक महत्व है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो अंतर है, वो भी उनके अलग अलग रोल को दिखाता है। हाँ, और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हमने देखा कि उपराष्ट्रपति को हटाने का संविधान में कोई स्पष्ट आधार नहीं दिया गया है और उनका मुख्य काम राज्यसभा का संचालन है, जो कई बार राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील हो जाता है। तो क्या भविष्य में, खासकर मिलीजुली सरकारों के दौर में या जब राजनीतिक समीकरण बहुत जटिल हों, क्या ये पद राज्यसभा के सभापति के तौर पर अप्रत्याशित रूप से ज्यादा रणनीतिक महत्व हासिल कर सकता है? मतलब क्या उनकी भूमिका सिर्फ प्रक्रिया चलाने तक सीमित रहेगी या वो ज्यादा निर्णायक हो सकती हैं? हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद आने वाला वक्त और रोशनी डालेगा। इस पर सोचा जा सकता है।